सर मतलब वही बताइए, मतलब फिर मतलब कैसे प्रोसीड करना है। थोड़ा सा, एक तो जो आपको आवाज कम आ रहा है मेरे को, एक सेकंड में चेक, तो मेरे एंड पे तो नहीं है कोई दिक्कत। जी, क्या बोला आपने? हाँ मतलब आप जो कल बता रहे थे, फिर उसके बाद कैसे प्रोसीड किए। ओके, तो हम लोगों ने जो डिस्कस करा, पहला ये कि मेरा अपना एक नॉलेज डोमेन में ट्रांसफॉर्मेशन आया। मतलब किसी हम्म। ने एक हम्म। ऐसा पॉइंट छेड़ा जो कि मैं सोचता था मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन मेरे को उसका डीपर नॉलेज नहीं पता था। जी। फिर दूसरा पार्ट हुआ कि जब वो डीपर नॉलेज विद ए पर्पस, केवल हम्म। जानने के पर्पस से ही उसको जब एक्सप्लोर करा, तो उसके जी। डीपर मीनिंग्स पता चलने शुरू हुए। कि जो जैसा, ऑटोमेटिक मतलब कैसे पता चला, ऑटोमेटिक या मतलब कैसे। एक्चुअली सोल सीट वाला कनेक्शन तो मेरे को बहुत बाद में पता चला, बहुत बाद हम्म। में। हम्म। अ, उससे पहले हर चीज जो थी वो मुझे मतलब कैसे कहेंगे इसको, मतलब आपके ना अपने कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, जैसे मेरे गुरुजी मेरे लिए एक रोल मॉडल रहे। जी। तो मेरे गुरुजी कैसे सोचते थे, कैसे काम करते थे, वो वाला सारा पार्ट था। जी। एक बार क्या हुआ था कि मेरे गुरुजी को ना इंट्यूटिवली सुबह सुबह जो है, उन जी। वो फ्रीडम फाइटर रहे थे। तो जी। 1920 का उनका जन्म था, और वो 8-9 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो जब जी। वो 12-15 साल के रहे होंगे, मतलब ऑलमोस्ट इफेक्टिवली 20 साल की अगर आप एज माने एक आइडियल यूथ के हिसाब से, तो वो साधु तो बन चुके थे, लेकिन वो साधु के पैरेलल जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादा काम फ्रीडम स्ट्रगल में करा था। और जी। फ्रीडम स्ट्रगल में भी खतरनाक वाला, मतलब गोली वोली चलाना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओरिजिनली जी। वो बनारस के रहने वाले थे। तो जी। उनका जो पर्सपेक्टिव था कभी भी चीजों के लिए, हम्म। वो स्पिरिचुअलिटी के साथ में राष्ट्र होता था हमेशा। हम्म। आप कभी हम्म। उनके पास में जाइए तो वो आपसे जी। पूछेंगे, हाँ जी चिन्मयी जी आप कैसे हैं, आपके वहां पर बारिश वारिश ठीक तरह से पड़ती है। हम्म। अब आप किसी के पास भी जाइए, जी। आप कभी किसी से पूछेंगे कि आप क्या जो है बारिश ठीक पड़ रही है, खेती बाड़ी सही हो रही है, ऐसा कभी आप किसी को पूछोगे? हम्म। हम्म। नहीं पूछेंगे ना। वो हम्म। हमेशा ऐसा पूछते थे। तो मैं कहता था ये, बोले एक व्यक्ति सुखी तब होता है जब समय पे वर्षा होती है। जब समय पे वर्षा होती है, समय पे खेती होती है, तो हम्म। उस पूरे क्षेत्र की समृद्धि ठोस होती है। हम्म। तो बोले मैं किसी से हालचाल पूछूंगा तो दोनों चीजों को पूछूंगा ना, एक व्यक्ति का और उस राष्ट्र का। हम्म। तो हम्म। वो क्योंकि फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके सोचने का, काम करने का तरीका बड़ा फर्क था। मेरा जो पहला सेट ऑफ शौक था वो ये था कि हमारे को जो चीज पढ़ाई जा रही है वो कभी जी। भी राष्ट्रभक्त नहीं बना रही। हम्म। मेरा एसोसिएशन ही नहीं हो रहा। हम्म। जी। हम लोग स्टेट्स हैं, राष्ट्र नहीं बने अभी तक। हम्म। अब पिछले कुछ टाइम से, मतलब वो मोदी ने जब से वो टेक चार्ज करा है, तो एक थोड़ा सा राष्ट्र जैसे एलिमेंट्स आने शुरू हुए हैं, बट बहुत हम्म। कम है अभी इन हम्म। कंपैरिजन टू टोटल एक्टिविटी। जी। तो वैसे भी हिंदुस्तान की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, तो उस पूरे सिचुएशन को ठीक करने में टाइम भी लगेगा। बट जी। जब मैंने इस पार्ट को देखा, तो मेरा पहला जो स्टेट था वो था स्टेट ऑफ शॉक, कि हम्म। हमारे को जो पढ़ाया जा रहा है उससे हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। और जी। जिस टाइम पर मेरे साथ के जितने भी लड़कों ने अपना बीटेक करा था, मैंने उस टाइम हम्म। पर ही अपना एमबीए कंप्लीट कर लिया था। तो जॉब हम सबको साथ साथ ही मिली थी। तो जी। और कुछ आईआईटी के थे, कुछ रुड़की, आईआईटी रुड़की, मतलब इस टाइप से अच्छे टॉप इंस्टीट्यूशन से बच्चे थे साथ के। जी। तो और मेरा एमबीए के बाद मुझे भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस मिल गए थे, तो ये वाला कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि उनके और मेरे पढ़ाई में या एक्टिविटी में कोई डिफरेंस है।
जी। मेरा जो बैकग्राउंड था, जिन टॉप कंपनीज के हिसाब से उनका बैकग्राउंड उनकी टॉप कंपनीज के हिसाब से था, तो कहीं भी मेरी लाइफ में एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्लैश नहीं था। जी। हम्म। क्लैश अगर था कोई सा भी, तो वो स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर, या हम अपने बच्चों को कैसे डेवलप कर रहे हैं उसके लेवल पर था। कि जी। मैं जॉब तो कर रहा हूँ, बट मेरे को कभी गुरुजी ने जिस तरह से ट्रेनिंग दी थी, तो मेरा हम्म। कभी भी थॉट प्रोसेस जो है वो जॉब के पर्टेन ही नहीं था। मैं हमेशा ही चाहता था कि बच्चे जो है मेरे, वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने। 5-10 हज़ार करोड़ की उनकी कंपनी हो, 50 हज़ार करोड़ जी। की कंपनी हो, मतलब एक वो उस टाइप का थॉट प्रोसेस था। बट जो हम जी। टेक्स्ट अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें वो बड़े बनने की कोई एबिलिटी नहीं दी जाती। जी। उन जो टेक्स्ट हमारे टेक्स्ट में पढ़ाया जाता है, सो हम्म। मेरा जो फर्स्ट स्टेप था वो एजुकेशन कंसल्टिंग था। हम्म। 2011 में मैंने एक प्ले स्कूल खोला, बच्चों का करिकुलम बनाया, मैंने और आरती ने मिलकर वो पूरा का पूरा एंटरप्राइज सेटअप करा। और हम्म। मतलब एक आइडियल कंटेंट कैसे होता है, हम उसके तौर पे काम कर रहे थे कि भाई, पहले तो हम ये चीजें आइडेंटिफाई कर रहे थे कि मुझे आपके बच्चों को पढ़ाना क्या क्या है, उनके हम्म। अंदर एक्सेप्शनल पावर्स आएंगी कैसे, जब उनका कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं होगा। जी। तो सिर्फ ये बता देना ABCD होता है, अ आ ई होता है, इससे कोई फायदा तो होगा नहीं। हम्म। क्या चीज का कैसा एप्लीकेशन है और लाइफ में कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए, वो तो हमारे यहाँ पूरा मिसिंग था। तो मैंने स्किल एंड क्वालिटी दोनों को मर्ज करके कॉन्सेप्ट पे काम करके पूरा एजुकेशन करिकुलम बनाया था बच्चों के लिए। जी। और टू एन एक्सटेंट की उसमें हमने स्मार्ट क्लास और टेक्नोलॉजी के फैक्टर्स, जबकि मैं वो उसमें नहीं था। और हमने एक स्मार्ट टीवी डिजाइन करा था 2012 में, तब तक स्मार्ट टीवी आया भी नहीं था। तो हम्म। एंड वी वर नॉन बीटेक, तो मतलब हम्म। टेक्निकल बैकग्राउंड भी नहीं था, सिर्फ देखा कि हमें कुछ इस तरीके का चाहिए सो दैट टीचर्स बहुत अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सके। मतलब आप एक 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 टीचर जिसको 2,500 रुपये महीना मिलता हो किसी भी हम्म। सरकारी या गैर सरकारी स्कूल के तौर पे, प्राइवेट स्कूल जी। में, हम्म। गरीब से गरीब बच्चा हो, आप क्या उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो बच्चों को क्लासिकल डांस, वोकल म्यूजिक, मार्शल आर्ट्स, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ पढ़ा दे? हम्म। तो मैंने एक डिवाइस डिजाइन करी थी कि उस डिवाइस के अंदर हमने सारी पढ़ाई थी, टीचर को सिर्फ उस डिवाइस के साथ में बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करना था। और जी। ऐसे करके हमने पूरा कंटेंट वगैरह बनाया था। हमारे को राजस्थान में प्रिंसेस दिया कुमारी के साथ में जो है एक ऑलमोस्ट 200 करोड़ का ऑर्डर भी मिल रहा था, फिर वो बाद में कुछ सरकारी डिस्प्यूट्स रहे तो वो हम नहीं कर पाए। हम्म। तो तो एक पार्ट तो मैंने ऑब्जर्व करा कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति सोचने बैठे तो हम 200 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोजेक्ट, तो हम 2,000-5,000 करोड़ तक का भी काम कर सकते थे। तो वहां से मतलब एक कॉन्फिडेंस आया कि आपको जो आता है वो कंप्लीट आता है। हम्म। पैरेलली पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने अपना मास्टर्स संस्कृत में कंप्लीट कर लिया था तब तक। और मैंने हम्म। PhD में एनरोल कर लिया था 2009 में। आरती ने भी PhD में एनरोल करा था, हम दोनों की PhD साथ साथ ही पूरी हुई थी 2017 में। जी। जब हम एजुकेशन में ऑलमोस्ट 5-6 साल लगा चुके थे, तब हमें एक दफ़े कहीं हम बैठे हुए थे किसी के पास में, तो वो IIM बैंगलोर के पास आउट थे, तो कुछ बात चली, तो मैंने एजुकेशन का मॉडल वहाँ पे प्रेजेंट करा। तो उन्होंने जी। बोला नहीं ये सही नहीं है। तो मैंने कहा आपका क्या पैरामीटर है इसको इवैल्यूएट करने का? बोले लुक, हम्म। डोंट टीच मी एजुकेशन, आई एम बेटर एजुकेटेड देन व्हाट यू आर। हम्म। तो अब उसके उस बंदे को, उसके पास में एजुकेशन की डोमेन नहीं थी। जी। उसने IIM से MBA करा था। हम्म। ठीक है, सो IIM इज मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन। हम्म। हम्म। और वो भी एक 2 साल का कोर्स है। हम्म। आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हो कि एजुकेशन और मैनेजमेंट को आप इक्वेट नहीं कर सकते थे? बट मैंने उस जी। दिन जो रियलाइज करा वो ये करा कि मैं एक ऐसी डोमेन के अंदर काम करने जा रहा हूं जिस डोमेन में मेरा कोई से नहीं है। हम्म। जी। तो मैंने उस दिन उसी समय एजुकेशन और कंसल्टिंग वाला पूरा पार्ट छोड़ दिया, और मैं कुछ टाइम शांति से बैठा रहा। और मैंने, क्योंकि कोर्सेज ये रेकी प्राणिक वगैरह ये तो सारे कोर्सेज मैंने कर ही लिए थे, बट मुझे सारे आधे अधूरे लगे, मुझे वो समझ में ही नहीं आया।
जी। तो मेरे को लगा कि अब मैं ऐसी डोमेन पे काम करूं जो सिर्फ मेरी डोमेन हो। उस डोमेन में मुझे कोई ये ना कह सके कि नहीं, तुम्हारे को ये चीज नहीं पता। तब हम्म। मैंने मंत्र चिकित्सा के तौर पे, मतलब हील, मेरा ऐसा मानना था कि जैसे हम हीलिंग के तौर पे देखते पॉज हो गया था। हाँ। जी। तो जब मैंने ये वाला पार्ट ऑब्जर्व करा कि हमारे यहाँ जितनी भी एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू हीलिंग बताए जा रहे हैं, जी। उसमें एक हुए थे बोधि धर्मन। वो साउथ इंडियन थे, और उन्होंने बोधि धर्मन जो है उसके बाद चाइना में कोई एपिडेमिक था तो वो चाइना चले गए थे, और उन्होंने जो है वो वहां पर लोगों को एपिडेमिक्स और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स थी उनसे लड़ना सिखाया उनको। हेल्दी, वेल्थ रिलेटेड, ये सारी के सारे जो भी वहाँ के इश्यूज थे उसको जी। उन्होंने रिजॉल्व करा। जी। लेटर चाइना में क्योंकि बुद्धिज्म फैल गया था, तो शायद वो बुद्धिस्ट हो गए या नहीं हुए, दैट आई डोंट नो। बट जी। उन्होंने चाइना के एजुकेशन सिस्टम में और वहाँ की जो भी हीलिंग मोडालिटीज आज आप नाम देखते सुनते हैं, उसका हम्म। पूरा जो कोर सेंटर था वो बोधि धर्मन साउथ इंडिया से थे। जी। तो अब यहां से एक नया एस्पेक्ट पता चलता है कि ये जितने भी पूरी दुनिया में हीलिंग मोडालिटीज, ये सो कॉल्ड हीलिंग मोडालिटीज घूम फिर रही हैं, ये सारी हम्म। की सारी हीलिंग मोडालिटीज इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई। हम्म। जी। जब ये सारी की सारी इंडिया से ओरिजिनेट हुई तो इंडिया में इसका ट्रेस क्यों नहीं देखने को मिल रहा? जी। हम्म। तब मेरे पास एक किताब किसी ने मुझे गिफ्ट करी थी जो कि दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों के ऊपर थी। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 20-21 तरीके की दुर्गा सप्तशती है। जी। इतनी दुर्गा सप्तशती मैंने अभी तक किसी को नहीं सुना कि उसके पास इतनी सारी एक ही किताब है, हर जगह अलग अलग तरह से लिखी गई है, और जितने भी उसके वेरिएंट थे वो सारे मैंने इकट्ठे करे। अब मैंने दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों को देखना शुरू करा, और उसके एक एक श्लोक से रिलेटेड साइंटिफिकली क्या हो रहा है उसके बारे में मेरा ध्यान चला गया। अब ये मैं ध्यान चलने की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बैक पुराना एक मेरा अकाउंट खुला हुआ था जिसमें कि हम्म। मेरे गुरुजी ने एक ऐसे साधु के बारे में बताया था जिसको दुर्गा सप्तशती के सारे मंत्र हाँ। दिखते थे। हाँ, उनका तो रहता है। कहीं ना कहीं मेरी वो उस टाइम की इच्छा जो थी वो अब जाकर एकदम से चार्जअप हुई, और मेरे को वो पूरी प्रक्रिया अपने आप पता चलनी शुरू हो गई। मैं सिर्फ दुर्गा मतलब सप्तशती कैसे? के मंत्र को लिखना शुरू करा था। हाँ, मतलब कैसे पता चलना शुरू हुआ? मुझे कभी समझ नहीं आया। मैं तो मतलब मेरा पार्ट तो बिल्कुल सिंपल सा था। मैं तो एक मंत्र को लगातार लिखता जाता था और मन में ये हाँ। बोलता था कि आप जो भी है, जैसे वो उस वाले साधु को दिखते थे वैसे मुझे भी दिखना शुरू हो जाए। और मैंने कुछ भी नहीं करा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ। जी। तो तो वो जो एस्पेक्ट था, और मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो तुक्के में अपने आप आई थी। जैसे मैं संस्कृत जब पढ़ रहा था तो हम्म। ई उ री लिरी, ये मेरे को चार मात्राएं जो हैं, पांच मात्राएं अपने आप पता चली थी। हम्म। तो जब पता चली फिर मैंने उनको ढूंढा, वो ढूंढने के बाद उनका एलिमेंटल प्रोसेस पता चला। ऐसे करके वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। जी। पहले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बचपने वाले थे, बट मेरा जो मेंटरशिप वाला जो ग्रुप है, जो लोग मुझे हम्म। मेंटर करते हैं वो बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल्स लोग रहे। तो उसकी जी। वजह से मेरे को हर समय कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिलता था जो कुछ ना कुछ बताता रहता था। जी। अच्छा, हाँ। इस बीच में एक चीज और हुई थी। वो क्या था कि मैं 2007 या 8 में जो है, मैंने गायत्री मंत्र का जाप शुरू करा था। जी। और वो मैंने 12 वर्ष तक करा पूरा। हम्म। जी। और उस पॉइंट, मतलब वो 12 वर्ष के टाइम ड्यूरेशन में मेरा एक दो पुरस्चरण से ऊपर का पार्ट हो गया था।
हम्म। 1 पुरस्कार मतलब 1.25 लाख गायत्री जब जो होता है, उससे ज्यादा मेरा हो गया था उन हम्म। 12 साल के अंदर। और जी। उसमें भी मैंने बहुत सारे जुगाड़ भी लगा रखे थे। जुगाड़ मतलब कि मुझे किसी ने ऐसा बताया कि जो ये होता है ना, दूब दूब नहीं, कुशा घास जो होती है, जी। तो वो बोले वो कुशा जो है हाथ में पकड़ लो। तो मान लो जी। आपने 108 कुशा हाथ में पकड़ ली, एक बार जी। एक जाप करा तो आपको एक माला का फल मिलेगा। जी। तो मैं ही था, मैंने तो तुरंत ही जो है मैंने कहा अगर पकड़नी है तो 108 क्यों पकड़ो, 1008 क्यों नहीं पकड़ो। तो इतना मोटा गट्ठर वो कुशा का लेके उस पर जी। कलावा बांध के उसको मैं हाथ में लेके उसको जाप को करता था। तो जब वो करता था तो वो मैंने एक माला करी तो वो 1000 माला के इक्विवेलेंट हो जाता था। हम्म। जी। तो ये वाला एक पार्ट था जो हम्म। मैंने उस टाइम पर नोटिस करा। दूसरा, उस टाइम पे क्या होता था, मेरे गुरुजी का हरिद्वार में आश्रम बन रहा था। तो वो आते रहते थे और हम भी हरिद्वार चले जाते थे। हरिद्वार हम्म। में एक सेक्शन था भारत माता मंदिर वाला, तो वहां पर गंगा जी बहती थी। तो वहां उस सेक्शन में जाकर मैं गंगा जी में खड़े होकर जाप करता था। हम्म। मतलब कोई भी, जैसे अगर गायत्री हम्म। मंत्र कर रहा हूँ तो, या मैं एक श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ता था, तो मैं जी। 2-2 घंटे 7वां अध्याय गंगा जी में खड़े होके पढ़ता था। एक ये क्या कहते हैं, गोपाल सहस्त्रनाम पढ़ता था मैं। तो वो हम्म। गंगा जी में खड़े हो गया, 2-2 घंटे बैठ के वो खड़े होके वो गंगा जी में खड़े होके वो जाप करा। तो इन सब चीजों की वजह से इंट्यूटिवली एकदम से रास्ता मिल गया। जी। मतलब पूजा करना कभी भी मेरे लिए कंपल्शन या वैसा नहीं था, एक नेचुरल वो था, क्योंकि बचपन से एक लाइकिंग थी। बचपन से मेरे घर में भी पूजा होती थी, गुरुजी के जी। यहाँ जाता था तो वहां भी वो मैं चीजें देखता था। हम्म। पढ़ाई मेरी मॉडर्न सिस्टम की थी और गुरुजी भी मेरे इतने मॉडर्न थे कि वो हर चीज को बहुत अच्छी तरह बताते थे। एक बार क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको एक पॉइंट बताता हूँ। हम लोग मेरठ से हरिद्वार जा रहे थे, और हम्म। वही वाले भैया जिनका मैं बता रहा हूँ कि वो जो कहते थे तुझे तो पता ही नहीं है, तो ऐसी कोई बात चली। हम गाड़ी में थे, मैं गुरुजी भैया और उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी ये जो मजार वगैरह जो होती हैं, हम्म। इनमें जो व्यक्ति मजार पे बैठता है, मुस्लिम होता है ना वो ज्यादातर, हरे से कपड़े पहने हुए। तो जी। बोले कि मैंने कहा कि ये जो मजार पे लोग बैठते हैं, ये लोग क्या करते हैं, प्रेत सिद्ध कर लेते हैं वहां पर। जो हम्म। मजार बनाते हैं उसमें प्रेत सिद्ध कर लेते हैं। तो वो प्रेत जो है वो सवाल जवाब करता है। तो आप अगर किसी उसके मजार पर जाएंगे तो आप उससे पूछेंगे बताइए मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चा कब होगा, या जो भी आपने क्वेश्चन पूछने, हमारी ये परेशानी चल रही है कब रिजॉल्व होगी। तो वो मजार जो पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो उस भूत प्रेत की सिद्धि की वजह से वो सारी चीजें कर लेता है। तो मैंने ये क्वेश्चन करा गुरुजी से कि मैंने कहा ये जितना भी इस्लाम और इसका सारा सेटअप आप देख रहे हैं वो ये मजारों की वजह से चल रहा है। जी। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं उनको सिद्धि होती है, और वो सिद्धि प्रेत की सिद्धि होती है। तो वो प्रेत जो है, मैंने कोई ऐसा मंत्र मुझे बताइए कि जिसको पढ़ के, हाथ में पढ़ के मैं एक मजार पे छींटा मार दूं पानी का तो वो प्रेत मुक्त हो जाए। जी। अब ना रहेगा प्रेत, ना रहेगी सिद्धि, आप जाते ही क्यों हो? इसलिए ना कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। जब आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आप जाना बंद कर दोगे, खत्म हो गई सारी हम्म। कहानी। आप कितनी मजार बनाओगे? भाई पहले मजार बनती है, फिर बाद में मस्जिद बनती है, फिर ये सारी की सारी चीजें होती है। तो ऐसे करके ये अराउंड 98 या 99 की बात होगी, या मे बी और पहले की होगी। हाँ आई थिंक। और 93, 95, हाँ ऑलमोस्ट ऐसी कोई ड्यूरेशन होगी। अराउंड 95, 99 के करीब की बात होगी। 96 में मैंने अपना एमबीए पूरा कर लिया था, हाँ तो ऑलमोस्ट उसके बाद की बात होगी।
तो अब वो सारे जने जो गाड़ी में बैठे थे जोर जोर से हंसना शुरू हो गए। बोले, गुरुजी हम तो आपको पहले ही कहते थे, ये हमेशा बेवकूफों की जैसी बातें करता है, और आज इसने सबके सामने ही जो है ये कर दिया। अब गुरुजी भी हंस दिए, सब जने हंस दिए। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा यार बताओ, मैंने कोई ऐसी बेवकूफी की बात थोड़ी कही थी। मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति एक चीज का मिसयूज कर रहा है, भूत प्रेत या जो भी कुछ चीज है, तो मेरे पास कोई पावर होनी चाहिए। पावर वॉज माई पैशन डोमेन। जी। एक सेकेंड। सॉरी। जी। पावर मेरा एक पैशन एरिया बचपन से रहा। मतलब मेरे ताऊ जी जो हैं वो पुलिस में रहे, तो जब वो चलते थे तो एक पुलिस की गाड़ी, और ये वो डीएसपी थे, तो और हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमारे लिए वो बड़ा पावर डिमॉन्स्ट्रेशन था। फादर मेरे मेरिट कॉलेज में लेक्चरर रहे, तो कॉलेज के लेक्चरर में और वो पुलिस के डीएसपी में बड़ा फर्क होता है। तो पावर मुझे जी। बहुत अट्रैक्ट करती थी बचपन से। और जी। मैं मेरे ताऊ जी से भी बहुत अच्छा कनेक्टेड था। मतलब हम लोग जॉइंट फैमिली थी, तो बचपन जी। से ही वो बहुत ज्यादा प्यार करते रहे। खैर, तो वो जो प्रेत वाला पार्ट हुआ, तो अब हम हरिद्वार पहुंच गए, पूरा दिन निकल गया। रात को जब सब सोने गए, तो मैं भी जी। सोने से पहले गुरुजी को प्रणाम करने जाता था उनके कक्ष में। तो मैं भी गया, जी। प्रणाम करी। तो बोले, सुन एक बात बता, तूने वो दिन में क्या प्रश्न करा था? मैंने कहा हाँ, वो गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। बोले, नहीं गलती नहीं थी। मैंने कहा फिर? बोले, श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय के पाठ का फल पानी हम्म। हाथ में लीजिए, और जो भी मजार या जो भी जगह है वहां पर आप छिड़क दीजिए, और ये बोलिए कि ये पाठ का फल आपको अर्पित है। तो फट से जी। वो प्रेत वहां से मुक्त हो जाएगा। जी। अब पहला क्वेश्चन, उस समय क्यों नहीं हम्म। बोला जब सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे? हम्म। नेचुरल सी बात है ना कि भाई, जब सब मेरा हम्म। मजाक उड़ा रहे थे तो उसके तौर पे। दूसरी बात कि भाई, अब ये पावर है तो मैं इसको यूज करूंगा तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। हम्म। तो बोले, ये मोक्षदायिनी है पाठ। तुम ये नहीं कह रहे कि तुम प्रेत यहां से दूर जाओ या कुछ भी करो, तुम कह रहे हो भगवान आपको मुक्त करे। आप इस कष्ट के उसमें जो फंसे हुए हैं, किसी ने भी जी। मंत्र से आपको बांध रखा है, जी। भगवान आपको मुक्त करे, क्योंकि आप जी। साक्षात ईश्वर हैं, ईश्वर का हम्म। अवतार हैं, ऐसे करके। तो जी। बोले, इसके कभी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अब ये वाला पार्ट जब हुआ, तो मैं बड़ा बड़ा खुश हुआ, और अगले दिन से जो है, मैं तो गंगा जी में जाते ही था मैंने वो श्रीमद् भगवत गीता ली, और ताबड़तोड़ 2-2 घंटे पाठ करता। और वो जी। प्रक्रिया मेरी आज तक चल रही है। इट इज नॉट दैट कि कोई भी हम्म। चीज जो मैंने 90s में शुरू करी, अब 2025 आ गया, तो जी। मैं कभी ये नहीं करा कि मैं कोई एक चीज करी फिर बंद कर दी, फिर करी फिर बंद, वो वाला पार्ट नहीं। कम करूंगा, हम्म। ज्यादा करूंगा, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन उसको उसके कॉन्टिन्यूम को कभी नहीं छोड़ता था मैं। मुझे जी। बस पता चलना चाहिए, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो। एंड मेरे लाइफ में इस एक क्वेश्चन का और इस एक मेहनत का बहुत बड़ा रोल है। मैं आज जो कुछ भी हूं, जी। मतलब मैं उसमें एक मेजर पार्ट इस बात के लिए कंट्रीब्यूट करता हूं कि जब कभी श्राद्ध पक्ष होता है, जब कभी कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, एकादशी वगैरह, मैं वो हम्म। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करता हूँ, और उस पाठ का फल उस पूरे क्षेत्र में जो कोई भी अतृप्त अवस्था में भटक रहा है उसकी जी। मुक्ति के लिए देता हूँ। मैं तो मतलब ये ज्यादातर बोलते हैं जो मतलब गुरुजी बोले थे ये। जैसा वो गुरुजी ने बोला था वो मैं हमेशा बोलता हूँ।
मतलब मैं ये पाठ इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा कोई भला हो, मैं हम्म, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप कहीं भी भूत प्रेत की अवस्था में अगर अटके हुए हैं तो, और आपको लगता है कि ये ऊर्जा आपको मुक्ति दे सकती है, जी तो मैं आपकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। जी। इसको करने की वजह से जब हम्म। जब मैं ऐसा करता था, मतलब मान लीजिए जी मैं किसी के भी घर में गया और वहां पर जो है कोई भी एक भूत प्रेत वाली एक्टिविटी है, तो मैंने वो पाठ करा, पाठ का फल उनको दिया और जी प्रार्थना करी कि आप जो है मुक्त होइए। जी। इमीडिएटली उसके बाद मेरे जो इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस थे वो चेंज हुए। हम्म। जी मतलब आप ऐसे मानो कि जैसे आपने किसी भूखे को खाना खिलाया और जी। उसने आपको बाद में आशीर्वाद दिया, मतलब हम्म। पूरा खाना खा लिया, उसकी भूख मिट गई तो मन से हम्म। उसने आपको आशीर्वाद दिया। उस जी। आशीर्वाद में मेरे को फिनेंशियल प्रोसेस में हम्म। और किसी भी तरीके के कंफ्लिक्ट सिचुएशन में जी। एकदम से कुछ ऐसा होता था जो मुझे बिल्कुल क्लियर बोलता था कि भाई, मतलब क्लेयरवॉयंट होता है ना एक जैसे, हाँ हाँ। जी क्लेयरवॉयंट को तो दिखता है, मुझे सुनाई देता था। जी। तो कुछ ऐसा था जो उस टाइम पर बोलता था कि ये चीज ऐसे नहीं है, ऐसे कर लो ये वो। तो मतलब मैं, मेरी जो जर्नी थी जिसमें कि मैंने जी जो भी रिसर्च वगैरह करी, मंत्र को जी। लिखा, मतलब मंत्र हम्म। चिकित्सा पिछले 1000 साल में कभी खोली नहीं गई है। हम्म। और मैंने 4 6 साल 8 साल के अंदर पूरा खोल लिया सब्जेक्ट, मतलब जी। इतना खोल लिया कि कोई आउटराइटली ये कह ही नहीं सकता कि ऐसा सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। हम्म। मतलब हमने जी एक एक जी। एक साथ बैठ के 500 500 700 लोगों की हीलिंग करी है और वो हम्म। सबको फर्क पड़ गया। और बकायदा मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग्स है, ये भी नहीं कि मतलब आउटराइट इसमें जी। लोगों ने अपनी पल्स चेक कर ली, बोले जी हमने जब मेडिटेशन शुरू करा था तो मेरी पल्स 95 थी, पोस्ट हम्म। मेडिटेशन 70 हो गई। तो हम्म। ऐसे करके, और ये फीडबैक भी किसने दिया था, गणपत पटेल जी ने दिया था, जो कि यूएस के एक बिलियनर हैं। और जी। उनका ये गणपत पटेल, ये क्या नाम है उनकी यूनिवर्सिटी का, गणपत यूनिवर्सिटी उनकी यूनिवर्सिटी का नाम है, गुजरात में महसाणा में वो यूनिवर्सिटी है। और अमेरिका का एक एनआरआईज का बहुत बड़ा ग्रुप है, जी। जो वो पटेल साहब जिसको हेड करते हैं, इज 80+ एज है उनकी। तो उन्होंने बोला जी कि भाई, जी। तो हम्म। हम किसी एक व्यक्ति की हीलिंग करना है या एक साथ 700 लोगों की हीलिंग करना है, वो एक, बट हमारे को लाइफ में कभी भी बैरियर्स नहीं आए। जी। हम्म। ये नहीं हुआ कि हमने सोचा कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। हर बार एक नेक्स्ट स्टेप पहले से पहले हमें पता होता था। जी। मतलब आज अभी अभी हम कहीं भी नहीं जाते, मेरठ में ही रहते हैं, बट हम हम्म। आईआईटी में पहुंच गए, आईआईएम में पहुंच गए, डीआरडीओ में पहुंच गए। और ऐसे नहीं हम्म। किसी छोटे मोटे व्यक्ति से मिले, सीधे चेयरमैन लेवल पर ही उसके तौर पे। जी तो ये ये कौन था जो हमारे को इस पूरे रास्ते पे चला रहा था? जी। वो डिवाइन ही था इंटरवेंशन, वो हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। हम्म। मैंने मान लीजिए आपकी हीलिंग करी और जी। आप ठीक हो गए, आपने हम्म। कहा मेरे तो जो चाचा जी हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, आप उनसे मिल लो जाके। हम्म। ऐसे हुआ। अब मैंने तो हम्म। आपकी हीलिंग करी, कोई इंटेंशन भी नहीं, और अगर हो हम्म। सकता है मैंने पैसे लिए हो सकता है ना भी पैसे लिए हो, दोनों ही तरीके पॉसिबल है उसके तौर पे। 99% तो हम हीलिंग करने पर पैसे लेते ही लेते हैं, कोई ये भी नहीं है कि हम हीलिंग करने पर पैसे नहीं लेते। तो जी हमने कोई काम करा एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन के हिसाब से करा, हम ना तो किसी पे कोई एहसान करते ना किसी से कोई एहसान लेते, हमारा ये वाला जी। पार्ट ऐसा होता नहीं। जी बट वो जो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स थे वो जी। अपने आप हमारे पास आ रहे थे। हम्म। जी। हमें ये नहीं हो रहा था कि हमें काम मांगने के लिए खड़ा होना पड़ता हो, ऐसा कभी नहीं। कुछ चीजें ऐसी, और जहां जहां मांगने के हिसाब से आते थे 10 में से 8 काम मिलते भी नहीं थे हमें।
कुछ चीजें ऐसी हम्म होती थी जहां हम एफर्ट भी नहीं करते थे और वो अपने आप हमें हम्म पूरा मिल जाता है। मतलब आईआईटी, आईआईएम, डीआरडीओ, ये बड़े हम्म एग्जाम्पल्स हैं उस बात के लिए। जी ये हो गया ये वाला पार्ट। अब जी जब मैंने वो श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय करना शुरू करा, जी उसके पैरेलल एक होता है अगस्त उदय का तारा। हम्म, एस्ट्रोलॉजी में जी एक किताब है बृहत संहिता। हम्म जी बृहत संहिता में देखेंगे तो उसके अंदर जो है एक अगस्त तारा उदय का डिस्क्रिप्शन है। जी क्या है वो? एक अगस्त तारा होता है, हम्म जब वो उगता है जी तो आप उसको अर्घ देते हैं। अर्घ मतलब हाँ, दूध, दही, घी, शहद ऐसे करके वो अगस्त को पूजा करते हैं। अगस्त उदय होता है ऑलमोस्ट 29 अगस्त के आसपास। जी साउथ में का तारा है वो, मतलब साउथ का उदय होता है। जी तो हमारे यहाँ क्या है, जैसे मेरे गुरुजी जो हैं वो वशिष्ठ आश्रम के महंत रहे। हम्म वशिष्ठ जी के सगे भाई अगस्त ऋषि थे, हम्म जी है ना। तो मेरे को क्या हुआ, जब मैंने वो एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ता था तो वो मेरे को अगस्त तारे का डिस्क्रिप्शन मिला, और वहां पे लिखा हुआ था कि अगर कोई अगस्त उदय, अगस्त तारा जब उदय होता है उस समय वो अगस्त को अर्घ दे, जी तो तारा उदय होने के समय अर्घ देने से लगातार 5, 7 या 9 साल, कुछ ऐसा लिखा हुआ था, उतने साल ये करने से साधारण व्यक्ति के अंदर असाधारण एबिलिटीज आनी शुरू हो जाती है। जी अब मुझे ये हम्म चीज पता चली, हर साल जब जब अगस्त उदय होता मैं अगस्त को अर्घ देता। और साल में एक बार होते। साल में एक जी बार होता है। जी अब वो पर्टिकुलर टाइम किस दिन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो याद रखना पड़ता है। तो पर मैं याद रखता था, क्योंकि मतलब वो मेरे को क्या था कि मेरे गुरुजी सबसे बढ़िया, मेरे हम्म गुरुजी के जो स्थान है उसका नाम वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ जी के जो सगे भाई हैं वो अगस्त हम्म, ऋषि। तो ऐसे करके मेरा एक ब्रिज बन गया। जी तो मैं हमेशा याद रखता था उस बात के हिसाब से। फिर क्या हुआ कि मैं कहा यार ये तो हमेशा याद रखना, कभी कभी तो छूट भी सकता है। अभी तो चलो हम्म ठीक है सारी चीजें। तो मैंने जब शादी का टाइम आया तो मैंने बोला मैं शादी 29 अगस्त को ही करूंगा, जी ताकि मैं भूलूं ही नहीं ये वाली बात। तो मैंने एवरी ईयर मतलब 29 अगस्त को ही अगस्त तारा मतलब होता है। अप्रोक्सीमेटली 29 अगस्त के आसपास ही फॉलन होता है, वो कैसे पता चलता है? पंचांग देखकर। मतलब क्या पंचांग में क्या होगा उस दिन? अगस्त उदय लिखा होगा। जी देख, साउथ डायरेक्शन में देखना। उसको साउथ डायरेक्शन में देखते हैं। कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको भेज दूंगा अगस्त उदय का लिंक वगैरह जो है। जी तो मैंने क्या करा, अगस्त उदय को परमानेंट कर जी दिया अपनी लाइफ में। शादी उसी दिन कर ली, और हम्म शादी करने से पहले अगस्त उदय का पूजन करा, फिर शादी हम्म करने गए। तो ऐसे करके हम्म हर वो चीज। हम्म अब वहां पे क्लियर कट लिखा था कि ये करने से व्यक्ति जो है, साधारण हम्म व्यक्ति असाधारण हो जाता है, राजा हम्म जो है वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है। मतलब ऐसे करके आपके अंदर एक चीज हम्म, फिक्स थी कि अगर आप अगस्त का ध्यान कर रहे हो तो जी अगस्त उदय आपको फिनोमिनल पावर्स देते हैं। जी और वो चीज भी मैं आज तक कर रहा हूँ। हम्म, आज जी मुझे वो चीज करते करते 30, 35 साल हो गए, जी और मैं कभी नहीं भूला। जी ठीक है। हम्म तो कोई भी चीज अपना रोल प्ले डिमॉन्स्ट्रेट करती है, आपको उतनी बार करना होता है। हम्म ये नहीं है कि जी मैंने जो है 1 ग्राम दूध डाला और मुझे जो है तुरंत कोई रिजल्ट मिल जाए, मेरी कभी वो वाली फिलॉसफी नहीं रही। हम्म उपाय करना है, इतनी बार करो कि उपाय खुद ही बोले भाई अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं अब खुश हूं तेरे से। तो वो वाला पार्ट था। तो मैंने ये वाला अगस्त उदय का करा। अगस्त हम्म उदय का प्रतिफल मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी मैं ये मंत्र चिकित्सा कर रहा हूँ, मंत्र हम्म चिकित्सा में जितना भी विलक्षण सा पार्ट है वो हम्म, अगस्त ऋषि के ही महात्म से है। जी
तो एक मैंने आपको बोला श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय, हाँ। दूसरा मैंने आपको बोला अगस्त उदय। जी। ठीक है। अब जी। ये दो चीजें ऐसी थी जो मैं कॉन्टिन्यूस कर रहा था। जी। तीसरा, दुर्गा सप्तशती पढ़ने का हमारे घर में एक ट्रेडिशन था। एवरीडे या मतलब नवरात्र के टाइम पे? मेरे पिताजी तो नवरात्र नवरात्र पढ़ते थे, मेरी बुआ जी रोज पढ़ती थी। मतलब मेरी बुआ जी ने शादी नहीं करी थी, तो हमारे जॉइंट फैमिली थी, तो और हमें तो मतलब कायदे से हमारी मम्मी ने नहीं, हमारी बुआओं ने ज्यादा पाला, तो हम शुरुआत से इस टाइप का था हमारा ऐसा। जी। तो मेरी बुआ जी रोज पढ़ती थी जी। दुर्गा सप्तशती। तो मतलब जो भी हम एक प्रॉस्पेरिटी देखते हैं वो उनके जाने के हाँ। बाद ही हमें पता चला कि मतलब घर की एक प्रोटेक्टिव शील्ड के जैसे रहे वो। जी। अब ये तो गायत्री मंत्र हम्म। लगातार 12 साल विदाउट ब्रेक। अगस्त हम्म। उदय लगातार 20 साल विदाउट ब्रेक। हम्म। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय लगातार विदाउट ब्रेक। और फिक्स था मेरा श्रीमद् भगवत गीता का, मेरे को जब पितृपक्ष आता था तब तो मैं जरूर करता था, जी। वो भी विदाउट ब्रेक। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब पितृपक्ष आया तो हम्म। अपना एक दिन मैंने जो है वो सबका पिंडदान करता हूँ। मतलब जब हम्म। मेरे फादर जीवित थे तब भी करता था। ज्ञात हम्म। अज्ञात कोई भी, मतलब जिस किसी को भी पिंड कर्म नहीं मिल रहा, उसके हम्म। निमित्त मैं वो पंडित जी को बुलाकर वो पिंडदान करता था। और उस टाइम पे बोलता था जो कोई भी जहां भी अतृप्त अवस्था हम्म। में भटक रहा है, ये पिंड हम्म। कर्म और ये 7वें अध्याय का फल आपको प्राप्त हो। जी। फिर मेरे लाइफ में 2005 में, 2006 में मेरे घर में मेरे फादर लॉ प्रैक्टिशनर थे, तो उनके एक मुंशी जी थे। तो वो मुंशी जी जो है वो 1965 में हमारे घर में आए थे। जी। तो ही वॉज लाइक अ ग्रैंडफादर इमेज। तो उनकी जी। 2006 में डेथ हुई। तो गुरुजी ने बोला मेरे को कि भाई ऐसा है कि तू ना इनके लिए नारायण बलि कर दे। तो हम्म। इसके बाद इनको कोई भी ये श्राद्ध वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। और बोले जी। तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, इनका कोई अपना तो था नहीं, हम्म। तो रहे सारी जिंदगी तुम्हारे घर में तो कायदे सर तुम्हें करना चाहिए। तो जी। अब हमारे गुरुजी तो बहुत उसूल वाले व्यक्ति थे, तो उनका क्या था कि हर चीज को वो, उनका देखने का तरीका ओनरशिप का था। वो राजा जी। होता है ना, जैसे राजा हम्म। जो है हर एक चीज का एक ओनरशिप रखता है। वो जी। ऐसे ही बोलते थे, बोले कि भाई तुम्हारे घर में रहे हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना इनके सारे काम करना। जी। इन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ दे दी तुम्हारे को, तो तुम्हें उनके बारे में करना है। तो मैंने उनकी लास्ट राइट्स परफॉर्म करी थी, तब मैंने जी। नारायण बलि करी। हम्म। तो जब कभी मैं, और नारायण बलि तब तक हमारे घर में ना तो हमने करी थी पहले कभी, ना हमें पता था उसके बारे में कि नारायण बलि जैसी कोई चीज होती है। जी। बाद में पता चला कि नारायण बलि जो है एक ऐसा रिचुअल है जो कि कोई भी व्यक्ति जी। लंबे समय तक की बीमारी से जाए, या हम्म। उसकी कोई संतान ना हो, मतलब हम्म। संतान से मतलब पुत्र संतान ना हो, या हम्म। फिर ऐसे करके उसके कुछ वेरिएशंस दे रखे थे। तो जी। उन सारी सिचुएशन में उस व्यक्ति की नारायण बलि करनी चाहिए। जी। तो उन्होंने वो प्रक्रिया वगैरह बताई। नारायण बलि में एक सेट होता है 5 कलश का, उसको रख के वो पूजा करते हैं। तो उसमें जी। विष्णु भगवान की पूजा होती है। और आप ये जी। बोलते हो कि ये आप जो कोई भी हो साक्षात भगवान विष्णु हो, अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़ो। ये जी। उसमें मेजर कमांड मुझे वहां से पता चली थी। मैं जैसे हम्म। वो हीलिंग वाले प्रोसेस में तो इनकॉर्पोरेट करा था ना, बट वो कमांड मुझे जी। वहां से पता चली थी। और मेरे घर में जी। मतलब जितने मेरी जानकारी में है लोग, सबको मैंने इस बात के लिए जरूर प्रेरित करता हूँ कि अपने घर परिवार में एक बार नारायण बलि जरूर करवाइए। उससे कोई भी लॉन्ग विद स्टैंडिंग प्रॉब्लम जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। मान लीजिए किसी जी। घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, किसी के घर हम्म। में बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी के जी। घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो जी। इन एनी, किसी घर में कोई क्रोनिक बीमारी आ गई, हम्म। इन एनी ऑफ दी सिचुएशंस ये जो जी। डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, इट इज ओनली बिकॉज कि somebody फ्रॉम द फैमिली और आउटसाइड द फैमिली इज एक्सपेक्टिंग कि आप उसके हम्म। लिए नारायण बलि करो, क्योंकि वो प्रेत लोक में रहता रहता थक गया है, उसको मुक्त जी। होना है। जी। तो
अब कोई तो सुने उसकी बात। अब सबके लाइफस्टाइल चेंज हो गए, सबने अपने रिचुअल्स करने बंद कर दिए, तो वो वाला एक रिचुअल मैंने कराना शुरू कर, जब जब मैंने आज मतलब तक। सर, मतलब ये घर में करते हैं पंडित जी को बुला के या ये घर मंदिर? में नहीं होता, ये बहते जल के किनारे होता है। हाँ, जहां भी कहीं बहता जल हो। जी। त्र्यंबकेश्वर में जो होता है। हाँ, त्र्यंबकेश्वर में बहता जल तो कहीं भी नहीं है, मानसी गंगा है वहां पे तो। वो वो बोलते हैं, ऐसे वो सुना है। त्र्यंबकेश्वर में होता है, जो होता है वो होता है नारायण नागबली होता है, वो नारायण बली नहीं होता। नारायण बली जी। फर्क चीज होती है। नारायण बली आप ऐसे मानो, ये 10th डे की पूजा होती है। जब हमारे हम्म, घर में 13वीं होती है ना, जी। 13वीं से हर दिन एक पूजा होती है, तो 10th डे की पूजा नारायण बली होती है। ये गरुड़ हम्म, पुराण में लिखा हुआ है। अगर आपको जी। चेक करना हो गूगल पे, हाँ। तो नारायण हाँ। बली इन गरुड़ पुराण, उसको आप चेक हाँ। करना तो वो मिल जाएगा। उसको पंच नारायण बली कहते हैं टेक्निकली। जी। तो हम्म। मैंने जितने भी लोगों की नारायण बली कराई, जी। जैसे ही मैं नारायण बली करवाता, उसके हम्म। बाद तुरंत मुझे मंत्र वगैरह की प्रक्रिया का एक रहस्य कोई अपने आप बता जाता। जी। मैंने हम्म। आज तक कम से कम 25 लोगों की कराई होगी। तो 25 मंत्र मेरे पास ऐसे हैं जो दुनिया की किसी किताब और प्रक्रिया में नहीं है। जी। 25 यूनिक पॉइंट्स मेरे पास। अगर मैंने 25 लोगों की कराई होगी, तो कह रहा हूं मैं कि अगर मैंने हम्म। 25 लोगों की नारायण बलि आज तक कराई होगी, तो आप ये हम्म। मानकर चलो कि मेरे पास 25 ऐसे यूनिक मंत्र होंगे जो किसी के पास नहीं होंगे। जी। फर्स्ट फेज में मंत्र पता चले, सेकंड फेज में मेरे को जो है वो मतलब मंत्र की पावर्स कैसे बढ़ानी है उसकी प्रक्रियाएं पता चलनी शुरू हुई। जी। अब मेरी तो अटेंशन चारों तरफ से घूम फिर के एक मंत्र चिकित्सा पर ही आ गई थी हम्म। कि व्यक्ति को ठीक होना चाहिए। और जब जी। मैं ये पूरा प्रोसेस कर रहा था, तब तब चीजें चेंज हो रही थी। हम्म। मतलब मैंने काम करना कब शुरू करा, 2011 में, 14 में सडनली बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। जी। अगर हम्म। कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती तो हो सकता था मंत्र या इन सब चीजों पे कोई बात ही नहीं करता। बट जी। सडनली वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद जब मैंने मंत्र चिकित्सा के ऊपर मेरा ध्यान गया, मैंने उसको अच्छी तरह से पढ़ा। सडनली जी। जो है कोविड आ गया। कोविड में हमने 200 लोगों को ठीक करके दिखाया। तो वो जिनको ठीक करा, अब उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, तो ऐसे करके वो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो हमारे सामने आया। जी। उसी टाइम पर, कोविड के टाइम पे, क्योंकि सब लोग घर पे बैठे हुए थे, तो लोगों ने हमसे मंत्र चिकित्सा सीखनी शुरू कर दी। तो जितना मैं इंटरनल सिस्टम पे काम कर रहा था, उतना ही एक्सटर्नल सिस्टम मुझे हेल्प करता जा रहा था। हम्म। जी। ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, ये अपने आप हो रहा था। उसी हम्म। तरह से बीज मंत्र का जो मेरा जर्नी था, वो धीरे जी। धीरे धीरे करके जो है वो और बड़ा होता गया। मैं जितने भी काम अटेम्प्ट करे, मतलब मैंने जब जॉब छोड़ दिया तो फाइनेंशियल्स की तो रिक्वायरमेंट होती है। मैंने जी। प्रॉपर्टी डीलिंग करी, मैंने जॉब या उस सब के हिसाब से बोला भी, मेरा कोई काम नहीं चल रहा था। जी। 1989 से मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था, 10th जी। पास करने के बाद से। जी। तो सडनली ऐसा सिचुएशन होता था कि वो जो है सारे काम बंद होते चले गए। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा हुआ, कोविड के हम्म। टाइम पे तो सबसे खास तौर पे, कि मेरे सारे काम बंद हो गए टोटल। कोई फाइनेंशियल इनकम नहीं। तो मैं बैठ के जी। सोचने लगा करूं तो क्या करूं। तो तभी कोविड आ गया। तो मैंने हम्म। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेट करा कि कोविड का इफेक्ट कितने टाइम तक रहेगा। जी। हम्म। तो मेरा कैलकुलेशन आया ऑलमोस्ट 10 साल। जी। और कम से कम 100 करोड़ लोग मरेंगे। हम्म। ये मैंने 2020 में कैलकुलेट करा, 2030 तक की प्रिडिक्शन के तौर पे। मतलब जी। मेरे को ये डिसाइड करना था कि मैं अपना रास्ता क्या चुनूं। मुझे अपने काम करने का रास्ता तो आइडेंटिफाई करना था। जी। अब आप 2020 से, जब से ये कोविड शुरू हुआ, आप जी। देखो अभी तक कितने करोड़ लोग मर चुके हैं। हम्म। 1 करोड़ से ऊपर लोग तो अकेले चाइना में मर गए। जी। अमेरिका भी अपने नंबर्स छिपाता है, हम्म। लेकिन 10 लाख से ऊपर लोग वहां भी मर गए।
जी। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? जी। तो मैंने जब ये टोटल नंबर कैलकुलेट करा ग्लोबल नंबर्स के तौर पे, तो जी। वो 5 करोड़ से ज्यादा का नंबर आया जी। केवल कोविड हम्म, के टाइम पर। जी। जब ये वाला पार्ट पूरा हुआ तब उसके बाद जो है यूक्रेन वॉर शुरू हो गई। उसके हम्म, बाद जो है ये वाली वॉर शुरू हो गई, इजराइल जी। वाली। हम्म, ऐसे करके चीजें चल रही हैं। जी। 2030 तक आप देखेंगे कि ये लगभग लगभग 100 करोड़ लोग मार देगा प्रोसेस। ठीक है। हम्म, पर मेरी हाँ। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन मैंने 2020 में कर ली थी। जी। तो जब मैंने इस प्रकार से काम करना शुरू करा तो मैंने अपने एक एक स्टेप को डिफाइन करता गया। जी। पहला पार्ट, मैं मंत्र चिकित्सा करूं और फिर वो बाजार में आगे काम ही ना चले तो इसमें स्कोप है या नहीं है, तो स्कोप की यस आ गई। जी। अभी पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड लीडर है वो चाहे अमेरिका, कल को चाइना होगा या बाकी कंट्रीज होंगी, कोई भी हो सकता है। तो हम्म, ऐसी सिचुएशन में होगा क्या क्या ऑल्टरनेट। तो मैंने मंत्र चिकित्सा को एक बेस बनाकर यूज करना शुरू करा, इस वजह से क्योंकि मेरी कैलकुलेशन ये कहती है अभी जो हम्म, युद्ध हो रहे हैं इसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम मेजरली खत्म हो जाएंगे। हम्म, उसके बाद जो नेक्स्ट फाइट होगी वो नेक्स्ट फाइट होगी आस्तिक वर्सेस नास्तिक। हमारे साथ में डॉक्टर चांद भारद्वाज रहे तो वो कहते थे कि मेरी मदर क्या कहती थी, जब आएगा बीसम बीसा तो ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, बस रहेगा रूसा। क्या कहते थे? जब आएगा बीसम बीसा, बीसम बीसा मीन्स मतलब 2020। हम्म, जब जी। आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, मतलब नाइदर क्रिश्चियनिटी नॉर इस्लाम विल सर्वाइव। हु विल सर्वाइव? ओनली रशिया विल सर्वाइव। आज आप देखिए पूरी दुनिया में एक ही देश का नाम है और एक ही प्रेसिडेंट का नाम है, वो है पुतिन और रशिया। कोई और बात कर रहा है? हम्म, हम्म, ट्रम्प भी कह रहा है पुतिन के हिसाब से, यूक्रेन को भी उसने हम्म, बोल दिया कि तुम पुतिन से युद्ध नहीं करोगे, युद्ध विराम कर दो। अपनी उसकी स्थिति के लिए भी वो पुतिन से ही बात कर रहा है, मतलब चारों तरफ रशा ही रशा आ गया ना। तो जी। ये प्रिडिक्शन मेरे को 17-18 में डॉक्टर चांद भारद्वाज ने दी थी कि मेरी मदर ऐसा कहती थी कि जब आएगा बीसम बीसा ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, बस रहेगा रूसा। अब रूस जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। जी। कम्युनिस्ट जो है वो नास्तिक होता है। कम्युनिस्ट एक नास्तिक दर्शन है। तो यानी पूरे दुनिया की जितनी भी फोर्सेस हैं, नास्तिक फोर्स एक साथ जुड़ जाएगी। जी। तो जब नास्तिक फोर्स जुड़ जाएगी तो आस्तिक फोर्स क्या कर रही है, इसलिए मैंने उस टाइम पर मंत्र चिकित्सा पे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करा। अदरवाइज मैं थक जी। गया था उस टाइम पर रिसर्च करते करते कि कितना पढ़ना है समझ में ही नहीं आ रहा। पर जब वो एस्ट्रोलॉजिकली मैंने कैलकुलेट करे अपने नंबर्स तो मुझे पता चला कि हाँ ये इस सिचुएशन में ये काम करना जरूरी है। क्योंकि मैं कभी ये स्वीकार ही नहीं कर सकता था, आप अपने घर में क्या कर रहे हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, बट हम्म, आपने अपने घर से बाहर निकलकर मेरे घर पर बम मार दिया, मेरे घर पर एक बैक्टीरिया छोड़ दिया और मेरे घर वाले सारे मर रहे हो उसमें, तो मैं क्या इस बात को स्वीकार करूंगा? हम्म, हम्म, मैं आपकी स्वतंत्रता में कहीं कोई बाधा नहीं बन रहा हूं। आप फ्री हो, जो मर्जी करो। आपको शराब पीनी है, नॉनवेज खाना है, कुछ भी करना है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप कोई चीज कर रहे हो जो मेरे घर पे मुझे घर में बैठे बैठे परेशान कर रही है, हम्म, तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। हम्म, मंत्र चिकित्सा वो पावर है। और मैंने इस चीज को अपने तौर पे प्रूव करके दिखाया कि मैं मेरे घर में बैठा बैठा आपकी तबीयत ठीक कर सकता हूँ। और तमाम लोग अपने अपने टेस्टिमोनियल भेजते रहते हैं, चाहे वो कैंसर का हो, ट्यूमर का हो, किसी भी चीज का हो।
विद लैब रिपोर्ट मेरे सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। एंड नॉट ओनली टू दैट एक्सटेंट, सामने वाला एक टेस्टिमोनियल बनाकर भी मुझे भेजता है। तो हम्म, जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो मैंने कहा कि नहीं, काम करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे को उस काम को करने के तौर पे उसके सारे एंड्स को एंड टू एंड देखना चाहिए। जी। इस कारण से मैंने मंत्र चिकित्सा के पूरे पार्ट को धीरे 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 करके, और ऐसा भी नहीं था कि सारा काम मैंने ही करा। दैव विपाश्रय चिकित्सा एक आयुर्वेद का स्टैब्लिश पार्ट था। दैव हम्म, विपाश्रय चिकित्सा कैसे कहते हैं इसको, मतलब दैव कहते हैं आत्मा को। हम्म, अब हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद है, हर चीज में आयुर्वेद है। पर आयुर्वेद स्टार्ट कैसे हुआ? आयुर्वेद का भी तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना। वो जी। साक्षात धन्वंतरी से तो प्रकट हुआ नहीं कि भाई धन्वंतरी कब हुए। अभी तक तो इस बात के ऊपर भी कोई डिबेट्स वो है। हम्म, समुद्र मंथन कब हुआ? बोले जी सतयुग में। सतयुग कितने साल पहले हुआ? बोले जी 30-40 लाख साल पहले हुआ। तो कोई चीज अगर 40 लाख साल पहले हुई, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना आज की ये उसकी वजह से शुरू हुआ। हम्म, जी। क्योंकि आज आपके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। हम्म, पहली बात तो धन्वंतरी हुए भी या नहीं, ये बात का भी कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास भी। तो अगर कोई चीज का प्रूफ नहीं है, तो उसकी ऑथेंटिक अप्रोच में कितने वेरिएशन होंगे, इसको आप इवेलुएट कर सकते हैं। हम्म, तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई सब्जेक्ट है, तो उसके सब्जेक्ट के स्टार्ट होने पर जो पहला व्यक्ति होगा जिसने उस सब्जेक्ट को करा होगा, उसने कैसे करा, मुझे उससे हम्म, कनेक्ट होना है। जी। तो दैव विपाश्रय चिकित्सा के अंदर दैव कहते थे आत्मा को। हम्म, आत्मा का जो ट्रांजैक्शन है उसकी शरण में जाना, ये दैव विपाश्रय चिकित्सा की मूल परिभाषा थी। जी। टेकिंग रेफ्यूज ऑफ योर सोल। हम्म, तो अब इसको आप लॉजिकली कनेक्ट कर देखिए, पहले व्यक्ति को ये कैसे पता चला कि तुलसी के पौधे के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं? भाई पहला व्यक्ति कोई गाय भैंस तो था नहीं कि हर चीज चढ़ता रहता था, ये वाली खाई हम्म, तो पेट की गैस ठीक हो गई, अरे वाह ये तो तुलसी का पौधा हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। जी। हम्म, तो मैं खड़ा था, मैंने एक पौधे को देखा और मैंने पौधे से प्रश्न करा कि ये पौधे में क्या गुण है। तो मेरे अंदर की आत्मा ने मुझे बोला कि ये पौधा तुलसी का पौधा है और इसके अंदर ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। किसी ने उस डेटा को कंपाइल करा और हमारा जो इनर वॉइस का टेक्स्ट जो था उसको वेद हम्म, कहते थे। जी। वेद हम्म, मतलब श्रुति, श्रुति मतलब जो सुना जाए। सुना जी। किससे जाए? अपनी आत्मा की आवाज। जी। तो पहला जो प्योर सिस्टम था वो एक दूसरे की आत्मा की आवाज को इनकॉर्पोरेट करता था। पहले व्यक्ति को पता चला ये तुलसी का पौधा है, उसने दूसरे व्यक्ति को बताया कि देखो मेरे को अंदर की आवाज ने बताया कि ये तुलसी का पौधा है और इसकी ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। ऐसे करके हमारे को हर चीज के बारे में पता चला, ओनली थ्रू जी। अ इनर डायलॉग। तो जो हम्म, आत्मा है वो, जब भी व्यक्ति ने मानव शरीर लिया, उसके भीतर जी। की आत्मा ने उसे वो सब्जेक्ट बताया। जी। इस आधार पर दैव विपाश्रय चिकित्सा पहला सब्जेक्ट बना, जिससे आयुर्वेद स्टार्ट हुआ। जी। सेकंड पार्ट था युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा था, अब आपको ये तो पता चल गया कि औषधि क्या है। हम्म, ठीक, अब वो औषधि की कितनी मात्रा कितने हम्म, समय तक देनी है, हम्म, कितनी मात्रा कितने समय तक हम्म, देनी है, इसको कहते हैं युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। जी। ठीक है, सेकंड पार्ट। हम्म, अब कौन से विचार ने आपको रोगी बनाया? हम्म, कौन से विचार ने आपको रोगी बनाया? जी। एक सेकेंड। उसको कहते हैं हम्म, सत्वावजय चिकित्सा। जी। हम्म,
विचार दो प्रकार के होते हैं। एक विचार हम्म। होते हैं सेल्फलेस, एक हम्म। विचार होते हैं सेल्फिश। सेल्फ। हम्म। सेल्फिश की वेरिएशन हो गई, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ऐसे करके ये सारी सेल्फिश थॉट्स की वेरिएशन हो गई। हम्म। सेल्फलेस थॉट्स जो हैं वो आपको डिजीज फ्री बनाते हैं। यानी जी। बीमार होने से बीमारी मुक्त होने की जो प्रक्रिया जो है वो विचारों की शुद्धता पे आधारित है। जी। विचारों की जी। शुद्धता मतलब कि जब आपका विचार जो है, आप अपने आप से उठकर समाज के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तब वो हम्म। विचार जो है वो आपको रोग मुक्त कर देगा। तो रामचंद्र फॉर एग्जाम्पल, जैसे रामचंद्र जी जो है उनकी पत्नी को कोई लेके भाग गया, तो अब उन्हें समझ हम्म। में ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। तो उन्होंने हम्म। सुग्रीव को मिले, उसने कहा जी मेरी पत्नी को लेकर ये भाग गया। तो बोले पहले तो मैं तुझे तेरी पत्नी दिलाता हूँ। जी। तो सुग्रीव को उसकी पत्नी दिलवाने में उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। ये नहीं था जी। कि बाली जी की जगह सुग्रीव राजा बन जाएगा, मैं इसकी मदद कर दूंगा, और ये कुछ भी नहीं। गलत चीज हो रही है, गलत चीज का प्रतिकार होना चाहिए। तो हम्म। मैं वो प्रतिकार के तौर पे सुग्रीव की मदद करता हूँ। सुग्रीव जब बाली की जगह बैठा, तो उसने राम को अपनी सेना, जामवंत, हनुमान सब दे दिए कि जाओ जी। प्रभु श्री राम के कार्य को करो। तो वो प्रभु बनने के लिए पहले एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर जी। आप हर चीज में सेल्फिश तरीके से सोच रहे हैं तो आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। हम्म। जी। मतलब मान हम्म। लीजिए थोड़ी देर को कि केवल मैं ही बचा पूरी दुनिया में जिसको मंत्र चिकित्सा आती है, और मैं हर व्यक्ति से पैसे लेना शुरू कर दूं, जी। तो हम्म। प्रॉब्लम अपने आप में ही हो गई ना। जी। तो मैं प्रॉब्लम का पार्ट हूं या सॉल्यूशन का पार्ट हूं? तो मुझे मेरे सोचने के तरीके को तो बहुत प्रोग्रेसिव रखना पड़ेगा ना। तो वो जो हम्म। सिंगल शीटर कमांड थी वो मैंने इसलिए उस दिन बनाई थी, बिकॉज मुझे लगा कि अगर किसी दिन मैं मर जाऊं किसी भी कारण जी। से, तो एटलीस्ट वो प्रक्रिया तो जीवित रहे। केवल उस कमांड को पढ़ के जिसने मेरे को वो कमांड बताई वो बाकियों को हम्म। बता रहा है, जी। तो हम्म। प्रक्रिया तो जीवित रहेगी ना। जी। हम्म। तो ऐसे करके मैंने वो सब्जेक्ट के सारे प्रोसेस को इस हिसाब से डिजाइन करा कि कल को अगर मैं नहीं रहता तो भी प्रक्रिया जागृत रहे। और मेरी प्रक्रिया में कोई इस बात की दिक्कत थी नहीं, बिकॉज हर चीज जो है वो एक लिमिटेड प्रोसेस के तौर पे अवेलेबल है, सिर्फ आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है। जितना बड़ा कैपेबिलिटी आपकी एज हीलर डेवलप होगी, उतना बड़ा ही पूरा सिस्टम डेवलप होगा। जी। तो ऐसे करके मैंने लोगों को सिखाना शुरू करा। सिखाने की भी बात कहाँ से आई? कुंफू पांडा पिक्चर देखी, ले, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो पहली वॉल्यूम में तो आपको खुद ही पता चले कि यू आर द ड्रैगन मास्टर। दूसरे हम्म। पार्ट में पता चला इनर पीस। हम्म। तीसरे पार्ट में पता चला ट्रेन द ट्रेनर। हम्म। तो मैंने कहा ये तो डायरेक्टिव बिल्कुल ठीक है भाई। एंड ऑफ द डे सबसे पहले तो आपको खुद विश्वास हो कि आप कोई बहुत बड़ी चीज खुद कर सकते हो। जी। तो, हम्म। तो मैंने ये नोटिस करा कि हमारे यहाँ जितनी भी चीजें हैं, खास तौर पे नरेंद्र मोदी का 2014 का जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो जी। लोग जो ये कहते थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, हम्म। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हो तो सकता है, जी। एफर्ट करना पड़ेगा। अब हम्म। लोगों का माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया ना। हम्म। तो ये जो चेंज माइंडसेट था, ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धि थी। ये जी। बीजेपी की उपलब्धि नहीं थी, नरेंद्र मोदी की थी। क्योंकि हर जगह एक व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा था, चाहे वो धारा 370 का हटाना हो, चाहे वो राम हम्म। मंदिर बनाना हो, कोई सब एक पार्ट ऐसे। मतलब मैं इन जन मतलब मैं कभी पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करता, बट मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इस देश के अंदर कॉन्टिन्यूसली चेंज आ रहा था। और उस चेंज की वजह से मैं जो मंत्र चिकित्सा की बात कर रहा था वो धीरे धीरे हर जगह जा रही थी। जी। मैं गया डीआरडीओ में किसी एक कांटेक्ट हम्म। के थ्रू। और डीआरडीओ जी। में जाकर जो है, वो मुझे किसी ने बोला कि भाई देखो आप, ऐसा है, एक चीज आप याद रखो, आपका हम्म। प्रोसेस काम का है। आपको हम्म। टेस्ट करने का मौका कौन कब देगा, ये उसकी पर्सनल जरूरत है। हम्म। बोले हमें ये पता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर था अभी, जो लास्ट डिफेंस मिनिस्टर जिसकी डेथ हो गई इंडिया में, वो हम्म। क्या नाम था उसका? क्या था हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो गोवा का सीएम भी था?
अरे इतना पॉपुलर व्यक्ति, मेरे को पता नहीं कैसे नाम मिस कर गया। मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर। जी। मनोहर पर्रिकर जो है, ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली काम करने वाला व्यक्ति था। उसको कैंसर हो गया, जी। और फोर्थ शायद उसको कीमोथेरेपी का प्रोसेस हुआ तो वो सरवाइव नहीं करा। अब जी। आप ये सोचिए कि जिसके अंदर अंडर में सारे मिलिट्री के पूरे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर्स, एएफएमसी, डीआरडीओ, रिसर्च, हम्म। लेटेस्ट रिसर्च, ऐसे करके तमाम चीजें आ रही हो जिस एक इंडिविजुअल के अंडर में, जी। उसको बचाने वाला व्यक्ति नहीं था। हम्म। तो जब उसकी लास्ट कीमोथेरेपी हुई, सबको पता था कि वो सरवाइव नहीं करेगा, फिर भी उसके साथ कीमोथेरेपी करी गई और वो मर गया। तो जब इस देश का डिफेंस मिनिस्टर ही सुरक्षित नहीं है जी। एलोपैथी से, हम्म। मैं ये नहीं कह रहा सुरक्षित नहीं है, एलोपैथी के द्वारा सुरक्षित नहीं किया गया, जी। तो इसका मतलब बाकी मोडालिटीज को टेस्ट तो करना ही चाहिए। हम्म। मेरे को जी। मंत्र चिकित्सा आती है या नहीं आती है, जब तक आप मुझे एक साइंटिफिक टेस्ट परफॉर्म नहीं करने देंगे, हम्म। तब तक मैं ये कैसे प्रूव करूंगा कि मैं आपके एक सपोर्ट सिस्टम में बहुत बड़ा बन सकता हूं। जी। हम्म। भाई एक अदरक है, वो क्या कहते हैं, वो बंदर के जाने अदरक का स्वाद। जी। भाई एक चीज अदरक है, आपने कभी खाई नहीं है, तो आप ये कैसे हम्म। बताओगे कि इसका स्वाद जो है खट्टा ना मीठा अलग तरीके का होता है। हम्म। तो साइंटिफिक सिस्टम आज की तारीख में इस बात को ओवरप्ले कर रहा है कि हम किसी भी मोडालिटी की टेस्टिंग को अलाउ ही नहीं करेंगे। हम्म। ये वर्ल्ड ओवर साइंटिफिक कम्युनिटी अलाउ नहीं करती, तो मत करो अलाउ। अलाउ क्यों मांगता है आदमी कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरी मदद कर दो, हम्म। और आप मदद करोगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा मुझे तो इस चीज की जरूरत ही नहीं है। आप पैसे दोगे तो मैं जल्दी इस बात को कर सकता हूँ, बट अगर नहीं दोगे ऐसा थोड़ी है कि मैं कर ही नहीं सकता। तो मेरे पास पहला एक डीआरडीओ का केस आया जिसमें कि वो डीआरडीओ का साइंटिस्ट जो था, उसकी बेटी थी 24 दिन की, और जी। उसकी हार्ट मसल्स वीक थी। हम्म। दिल्ली में हम्म। पटपड़गंज में जो मैक्स हॉस्पिटल था उसमें उसका मतलब वो वहां पर एडमिट थी, और डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसकी हार्ट मसल्स वीक है, इसका हार्ट फैलता है, पिचकता है, इसके बीच हम्म। में वेरिएशन है, तो ये सरवाइव नहीं करेगी। तो हम्म। अब किसी को पता चले कि उसका बच्चा जो है 48 घंटे बाद नहीं बचेगा, तो उसकी मानसिकता कैसी होगी। हम्म। वो कहेगा कुछ तो बताओ, कुछ भी, कितना मर्जी पैसा लो, जो मर्जी करो, लेकिन कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लो। तो वहां पे वो उस डिपार्टमेंट के अंदर एक लेडी थी जो हमसे कनेक्टेड थी, तो हम्म। वो डायरेक्टर लेवल पर थी। तो उन्होंने बोला कि भाई अब तुम्हें डॉक्टर्स ने बोल ही दिया, तो तुम वो एक मेरठ में एक कपल है उनसे बात कर लो, अगर वो कुछ कर सकते होंगे तो कर देंगे, बाकी डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े ही कर दिए। हम्म। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, उन्होंने हमारे को क्या बोला, उन्होंने बोला देखो जी मैंने तो इस बच्चे के पैदा होने की मिठाई खाई, अब ये 24 दिन बाद ये रोता हुआ कह रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं बच रहा, तो अब आप देखो आप क्या कर सकते हो। तो हमने उस बच्चे की हीलिंग शुरू करी, दिन में 3 से 5 बार, और 5वें दिन तो वो बच्चा डिस्चार्ज होके अपने घर चला गया था, हम्म। विद इन 5 डेज। और वो जी। आज तक जिंदा है। हम्म। ये भी नहीं कि 2 4 दिन बाद मर गया या ये कुछ, हम्म। आज तक जिंदा है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है, जिसको हम्म। ऊपर वाले ने बचाना है हम्म। उसको तो जी। वो बचाएगा ही बचाएगा।
माध्यम कौन बनता है ये कोई और जाने। जी। हम्म। बट मेरे सब्जेक्ट की रिसर्च ये कहती है कि मैं प्लेसिबो इफेक्ट पे काम नहीं करता। मुझे हम्म। 50% रिजल्ट से कोई फायदा नहीं है, मुझे हम्म। 95% रिजल्ट पे फायदा है। टेक्निकली तो मैं 99.9% रिजल्ट की गारंटी करता हूँ। जी। इसलिए फिर मैंने अपने काम करने का तरीका क्या बनाया कि कोई ना कोई मेडिकल टेस्ट की सपोर्ट होनी चाहिए। मान हम्म। लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर है, मैंने हीलिंग हम्म। करी, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो उसकी ब्लड प्रेशर की मशीन पे पता चल रहा है ना। जी। किसी की मैंने डायबिटीज पे हीलिंग करी तो मशीन पे पता चल रहा है ना। किसी को सर हम्म। दर्द है तो हीलिंग करी तो उसका सर दर्द खत्म हो गया, पता चल रहा है ना। जी। मेजर्ड अप्रोच होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो। अगर साइंटिफिकली मेजर्ड अप्रोच नहीं है तो हाँ। मैंने आशीर्वाद दे दिया, जब फलेगा फल जाएगा। मैं ऐसा काम नहीं करता। जी। तो हम्म। मैंने और अच्छा, नॉर्मल जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं ऐसी मैं और आरती का भी हिसाब किताब है, लड़ाई झगड़ा सब जगह होता है। तो तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, ये सारे क्याओस हमेशा ऐसे ही चलते थे। और जब हम्म। 2011 में जॉब छोड़ दी तो वो क्याओस और बढ़ गए। तो हमने आपस में एक बीच का रास्ता डिफाइन करा। जी। कोई भी काम करने के लिए उसको दो पार्ट में बांट लेंगे, एक पार्ट तुम करोगे, एक पार्ट मैं करूंगा। तो मैंने कहा जी। मुझे वो रिसर्च वाला पार्ट बढ़िया लगता है, तो मैं रिसर्च वाला पार्ट तो मैं ही करूंगा। जी। हीलिंग वाला समझ में आता है तो तुम हीलिंग वाला कर लो। जी। तो एज ए रिजल्ट आरती हीलिंग करती रही, और एज ए रिजल्ट मैं उस दिन से लगातार मंत्रों पे रिसर्च कर रहा हूँ। और मैं रिसर्च करते करते हर वो एस्पेक्ट जो एलोपैथिक प्रोसेस का है उसको हम्म। अकाउंट फॉर लेकर ही रिसर्च कर रहा हूँ। हम्म। ये नहीं है कि मैं उसको छोड़ के कर रहा हूँ कि नहीं एलोपैथी खराब है और एलोपैथी में ये नहीं होता। हम्म। ये मेरा अप्रोच जी। ही नहीं है। मेरा कहना है एलोपैथी में जितनी रिसर्च हो रही है उसके साथ पैरेलली अगर इस प्रोसेस पे उसकी 1% भी रिसर्च हो गई तो हम जी। बहुत कीमती लोगों को बचा सकते हैं। जैसे मतलब डिफेंस मिनिस्टर का तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। जी। आज की तारीख में जो बाइडेन को एल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है, पुतिन को एल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है, ये लोग पावर सेंटर्स हैं। जो हम्म। पावर सेंटर है उसकी प्रॉब्लम अगर हम रिजॉल्व नहीं करेंगे तो कॉमन आदमी की कैसे करेंगे। तो सब्जेक्ट पे हम्म। रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। और रिसर्च जी। करने की कैपेबिलिटी सिर्फ ब्राह्मण्स के अंदर है। हम्म। तो जब तक ब्राह्मण्स जो हैं एज अ सिस्टम जागृत नहीं होंगे हम्म। और वापस से पढ़ना और पढ़ाने वाली प्रक्रिया को खड़ा नहीं करेंगे तब तक प्रोसेस जी। खड़ा ही नहीं होगा। किसी और हम्म। जाति में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक ब्राह्मण से ज्यादा अच्छा पढ़ा दे, क्योंकि जी। वो जेनेटिक कोड है। हम्म। डिबेट्स इस पॉइंट के ऊपर भी बहुत सारी हो सकती है। बट मैं कह रहा हूँ हम्म। ट्राई करके देखो ना। आपको लगता है आप चार हीलर अलग अलग रखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और वो चारों के चारों को हीलिंग सिखाओ और उन चारों से डिमॉन्स्ट्रेट करवाओ। हम्म। अगर जो ब्राह्मण व्यक्ति है वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा अच्छी, ज्यादा लोगों की हीलिंग कर सकता है बिना खुद की तबीयत खराब करे, हम्म। तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो आपको नियम तो बनाने ही पड़ेंगे ना हर सब्जेक्ट के हिसाब से। अब बिजनेस हाँ। कम्युनिटी बनिए करते हैं, तो इसका मतलब हम्म। ये थोड़ी है कि ब्राह्मण जाएगा तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। बनिए का हम्म। जेनेटिक कोड बिजनेस करने के लिए बहुत फाइन ट्यून्ड है, तो उसको दिक्कत कम आएगी, या हो हम्म। सकता है ना भी आए। हम्म। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं इसके ऊपर बहुत सीरियस काम करने की जरूरत है। हम्म। क्योंकि कल को किसी भी सिचुएशन, एलोपैथी का मतलब पैसे दे के इलाज लेना। जी। बिना पैसे के तो एलोपैथी में कुछ है ही नहीं। न हम्म। दवाई है, ना हॉस्पिटल है, ना वैक्सीन है, कुछ भी नहीं है। हम्म। आज की तारीख में एलोपैथी के अंदर कोई भी चीज फ्री नहीं है। हम्म। कोई भी चीज 1% भी फ्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी मेरे को उस दिन किसी का फोन आया कि भाई हमारे बच्चों के स्कूल में जो है वैक्सीन लग रही है, तो वैक्सीन ये वाली लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। मैं मेरे हिसाब से तो नहीं लगानी चाहिए।
क्योंकि हम्म। वैक्सीन के और उल्टे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो अगर साइड इफेक्ट आ गए तो कौन देखेगा उसके तौर पे, तो लगवाओ ही मत। फिर बाद में पता चला कि वो जितनी भी वैक्सीन वो स्कूल में लग रही थी उसका पैसा स्कूल को मिल रहा था, हम्म। जी। और वो जो पैसा है वो हम्म। देश से ले रहे थे। जी। और फाइजर ने तो ये चीज करी कोविड के टाइम पर, उन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड ये वाला पार्ट करा कि उन्होंने हर जगह वो फाइजर की मतलब वो जो वैक्सीन थी हम आपको देंगे ही तभी जब तक कि आप हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। हम्म। जिन देशों ने कॉन्ट्रैक्ट करे मजबूरी में, क्योंकि लोग तो मर ही रहे थे, तो हम्म। पॉलिटिशियंस तो कैसे सरवाइव करेगा अगर लोग मरेंगे तो जब लोग हम्म। मरने लगे तो फाइजर ने उसका मिसयूज करा। बट फाइजर से बढ़िया वैक्सीन नरेंद्र मोदी ने इंडिया में बना दी तुरंत, हम्म। एंड विद इन नो टाइम उसने वो सारे प्रोसेस फैसिलिटी करे, और फिर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोवैक्सीन ही बिका। जी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे देश के अंदर जो है वो कैपेबिलिटीज या इन सारी चीजों का कोई इशू है। यहाँ पर लोग और उनका दिमाग बिल्कुल जबरदस्त है, यहाँ पर इकोसिस्टम नहीं है। तो मैं मेरे एफर्ट से जितना भी मैंने रिसर्च करी, मैं मंत्र चिकित्सा का इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ। जी। मैं मंत्र चिकित्सा का इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ। अगर इकोसिस्टम नहीं होगा हम्म। तो सब्जेक्ट सरवाइव नहीं करेगा, बट अगर इकोसिस्टम होगा तो ओवरऑल सब्जेक्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं नहीं करूंगा, आप करोगे, आप नहीं करोगे, आप जिसको और सिखाओगे वो करेगा, ऐसे करके वो सब्जेक्ट नहीं खत्म होगा। हम्म। तो मैंने जितना भी काम करा, मतलब अभी मैं आज की तारीख में मंत्र चिकित्सा के ऊपर एक बुक लिखने का काम कर रहा हूँ, मतलब सीरीज ऑफ बुक्स, सो दैट कि हम्म। आपने एक बार उस बुक को पकड़ा, बुक को हम्म। पढ़ा, आपको बेसिक्स का आइडिया हो गया। उन बेसिक्स के बाद आपने यूट्यूब चैनल देखा, उसमें आपको वीडियोस का आइडिया हो गया। मान लो कल को यूट्यूब वाले मेरे चैनल को ही ब्लॉक कर देते हैं, तो इन हम्म। दैट सिचुएशन मैं अपना पूरा कंटेंट दोबारा नया बना लूंगा, मुझे क्या दिक्कत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हम्म। चीजें खत्म हो जाएंगी। जी। तो मेरा जो प्रोसेस और अप्रोच है वो इन चीजों के ऊपर है कि टिल द टाइम वी डोंट गिव दीज काइंड ऑफ रेमेडीज वी वोंट बी एबल टू गेट सॉल्यूशन फॉर लाइफ। जी। और अनएक्सपेक्टेड स्ट्रांग होता जा रहा है। मतलब हम्म। आज आप देखो जिस तरह से वो ज्यूज और इनका युद्ध हुआ, इजराइल और इसका। अब हम्म। आपने किसी एक कम्युनिटी के 10 20 50 हजार लोग, 1 लाख लोग मार दिए, हम्म। किसी का बच्चा तो खड़ा होके कहेगा ना कि आज मैं जो है अपने खानदान के हर बंदे के मारने का बदला लूंगा। हम्म। हम्म। अब वो गया और उसने जो है अपने छाती पे बम बांधा, और बम बांध के जो है वो अमेरिका के किसी भी स्कूल में चला गया, और हम्म। वहां उसने वो बटन दबा दिया। अब जिन लोगों का कहीं कोई मतलब नहीं है वो लोग मर गए। हम्म। और ये तो फिदाइन अटैक करने के लिए जाने ही जाते हैं, कोई मुस्लिम जी। ऐसा तो है नहीं कि फिदाइन अटैक ना करते हो। हर जगह हम्म। यही हो रहा है, अभी पाकिस्तान में हुआ, सब जगह हुआ। तो मैंने इस बात को रियलाइज करा कि आपको अगर मुझे कंट्रोल करना हो तो क्या मेरे पास कोई तरीका है? मंत्र चिकित्सा वो अल्टरनेट है। इन एक्सट्रीम सिचुएशंस जो चीज हम्म। हमें बचाती है वो सिर्फ ईश्वर की कृपा है। हम्म। मंत्र चिकित्सा ईश्वर के ऊपर की रिसर्च है। जी। अगर इस ईश्वर ने इस यूनिवर्स को बनाया है हम्म। तो इस सोलर सिस्टम को भी बनाया है। हम्म। अगर इस सोलर सिस्टम को बनाया है तो मेरे प्लैनेट अर्थ को भी बनाया है। हम्म। इस प्लैनेट अर्थ को बनाया है तो इस पे पैदा होने वाली जितनी चीजें हैं उसको भी बनाया है। हम्म। जी। तो हर जगह अगर ईश्वर खुद है तो मुझे तो उस पर रिसर्च करनी चाहिए ना। जी। हम्म। और अगर मैं उस पर रिसर्च करता हूं तो मेरे अंदर की पावर्स बढ़ती हैं। मेरे अंदर की पावर्स बढ़ती हैं तो मैं कुछ भी करूंगा, सो दैट कि कल को आप ये सोच लो कि मैं तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब मार के इस पृथ्वी को नष्ट करूंगा,
आपने जी। बॉम्ब रख भी लिया, तो मैं पहला तो हम्म। यही थॉट प्रोसेस कि आपके अंदर ये भाव ही ना आए कि आप वो न्यूक्लियर बम के बटन को ऑन कर दें। हम्म। बट अगर कुछ भी वर्ड से वर्ड सिचुएशन होती है तो हम्म। वो बम फटेगा नहीं। इसके लिए मंत्र चिकित्सा केपेबल है। जी। क्योंकि अगर मंत्र चिकित्सा किसी व्यक्ति के भीतर जाकर उसके कैंसर ट्यूमर को कम कर सकती है, रिवर्स कर सकती है, उसके पेन को खत्म कर सकती है, उसके पेन को कम कर सकती है, और उस सब को करने में उसको 2 मिनट नहीं लग रहे। भाई आप जी। पेन किलर क्यों खाते हो? क्योंकि 2 मिनट में आराम होता है। तो अगर हम्म। कोई चीज 2 मिनट में हो रही है तो हम्म। ऑब्वियसली आप फिर दवाइयां खाना कम कर देंगे। हम्म। आपको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए तो आप सर्जरी करा रहे हो आज की तारीख में। आप 90% महिलाओं से पूछिए, वो कहेंगे हमने तो सर्जरी वाली डिलीवरी के ऑप्शन ली सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी का पेन बर्दाश्त करना हमारे बस की तो था नहीं, बड़ा पेनफुल होता है। जी। तो पेन से बचाने के लिए तो सर्जरी करी गई ना। जी। हम्म। तो अगर मैं पेन वैसे ही खत्म कर दूं तो सर्जरी की जरूरत नहीं है। हम्म। अगर मैं किसी भी तरीके दर्द। से, आप कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी प्रेगनेंसी चल रही हो और उसने जी। बोला कि मैं जो है ये इस पेन से अपने आप को बचाना चाहती हूँ, हम्म। मैंने वो पेन खत्म कर दिया, तो उस महिला की चॉइस क्या होगी? नेचुरल डिलीवरी। अच्छा। जी। वो यही तो कहेगी अगर पेन की प्रॉब्लम नहीं है फिर तो मैं नेचुरल डिलीवरी करा लूंगी, मुझे क्या जरूरत जी। है अपने शरीर की सर्जरी कराने का। जी। और जैसे ये वाले पार्ट होता है तो एक महिला की लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है। जी। कोई भी महिला 3 बच्चे की डिलीवरी सर्जरी से अफोर्ड ही नहीं कर सकती। जी। उसकी अपनी लॉन्गेटिविटी खत्म हो जाती है, हाँ। जी। उसको मेजर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो मंत्र चिकित्सा इज ए वेरी वेरी पोटेंट टूल, इज ए वेरी वेरी पोटेंट टूल। ये तो पूरा सिस्टम है जो इसके ऊपर रिसर्च ही नहीं होने देना चाहता। तो हम्म। जब रिसर्च नहीं होने देना चाहता तो मैंने कहा ठीक है, मेरा तो पुराना वही वाला सॉल्यूशन ना, कि वो मजार पे जी। जो प्रेत है अगर वही काम कर रहा है एक चीज हाँ। को फैलने परोसने का, तो मैं वो प्रेत ही मुक्त कर दूंगा। तो रूट जी। कॉज तक जाना ये तो मेरे गुरुजी ने बड़े तसल्ली से सिखा रखा है, तो मुझे कभी इसमें दिक्कत ही नहीं हुई। जी। कॉज एनालिसिस कोर है मेरा, कहाँ कौन हम्म। सी चीज कोर में बीमारी का मुख्य कारण है उसके तक जाना, उससे कनेक्ट होना और उस पॉइंट को रिजॉल्व करना, ये मुझे बहुत तसल्ली से आता है। जी। तो मंत्र चिकित्सा इसलिए मतलब मेरे ऑप्शंस बहुत, रीजंस बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए मुझे कभी इस बारे में दिक्कत नहीं हुआ कि ये चीज नहीं करी जा सकती। बट ये है कि एक लाइक माइंडेड अप्रोच में, मतलब प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे रेकी प्राणिक हीलिंग है, 1 दिन का हम्म। कोर्स है, 2 दिन का कोर्स है, 5,000 रुपये हम्म। कोर्स है, मतलब वो कोई हम्म। सीरियसनेस ही नहीं है पूरे प्रोसेस में। अब वो रोज लगे हुए हैं अपना हाथ से ऐसे ऐसे करके, मतलब वो किसी की भी हीलिंग क्लिनिक हम्म। करने में बार बार अपने हाथों पे स्पिरिट छिड़क रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, हम्म। सैनिटाइजर लगा रहे हैं। भाई कर क्या रहे हो? 40 मिनट एक पेशेंट पे लगाते हैं और ये सोचते सोचते कि इसका कोई भी नेगेटिविटी मेरे ऊपर ना आ जाए। उल्टा कर लो जी। ना, आपके अंदर की पॉजिटिविटी उस पेशेंट में चली जाए। ये हम्म। भी तो किया जा सकता है ना। हम्म। इस सामने वाले का भूत मुझे ना चिपक जाए, इसकी टेंशन है। अरे मेरे टच होते ही वो, उसके सारे भूत मुक्त हो जाएंगे, वो कभी प्रेत बनेंगे ही नहीं, ये भी तो आप सोच सकते हो ना। हम्म। जी। मैं ऐसी शील्ड कर लूं अपने चारों तरफ कि कोई भी चीज मेरे अंदर ना आए, वो तो हम्म। ठीक है। बट जो आए वो भी मुक्त हो जाए, ऐसा भी तो मैं जी। चिंतन कर सकता हूँ ना। हम्म। तो हमारे यहाँ छोटी छोटी चीजों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एंड एज अ रिजल्ट चीजें कभी भी कंप्लीट नहीं हो रही। तो मैंने जब इस पार्ट को स्टडी करा तो मैंने हर वो चीज जो कि एक बैरियर हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मंत्र चिकित्सा इसलिए नहीं फैल रही क्योंकि साधु अपने आप में नहीं सोच रहा,
तो वो वाला पार्ट मेरे को इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना। मुझे भगवान को मिलना है तो भी मुझे इस इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मुझे गुफा में जाके तपस्या करनी है या नहीं करनी। हम्म। क्योंकि मेरे मेरे हिसाब से आज की तारीख में कोई महिला अपने बच्चे को ये नहीं चाहेगी कि वो साधु बन जाए घर बार छोड़कर। वो ये तो हम्म। चाहेगी कि मेरा बच्चा जो है वो भगवान का हम्म। साक्षात्कार करे, उसके अंदर वो सारी पावर्स हो। तो हम्म। लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा घर बार छोड़ के साधु बन जाए। तो साधु बनना ही क्यों है? हम्म। जो साधु बना उससे पूछो कि भाई आपको क्यों साधु बनना था। हम्म। तो फिल इन द ब्लैंक्स अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे ना आपके सामने। तो जो जी। चीज जब जिस समय आवश्यकता थी उस समय के हिसाब से वो ठीक थी, उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसकी नहीं है आवश्यकता। जी। हम्म। तो मेरा कहने का मकसद है कि मुझे मंत्र चिकित्सा को अगर घर घर तक लेकर जाना है, प्रक्रियाओं तक डीपली पहुंचाना है, तो उसके स्ट्रॉन्ग हम्म। रीजंस है। अगर वो स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होते तो वो घर घर तक नहीं पहुंचता। जी। हम्म। तो जो इकोसिस्टम है वो अपने आप अपना रास्ता बना रहा है। आज एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बना हम्म। और उसके प्रेसिडेंट बनते ही हिंदुस्तान का शेयर मार्केट ताबड़तोड़ गिर रहा है। ठीक है। हम्म। यानी आपकी पॉलिसी मेरे को इम्पैक्ट कर रही है। मैंने आज बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़कर म्यूचुअल फंड में इसमें डाल डूल कर पैसे को तैयार करा, उसकी एक किटी तैयार करी, और आप आए और हम्म। आपकी वजह से मेरा पूरा काम खराब हो गया। तो मुझे तो सोचना ही हम्म। पड़ेगा ना आपके बारे में। हम्म। क्या ये पॉसिबल है कि मैं बिना आपके बारे में सोचे हुए अपने घर को ठीक रख सकूं? नहीं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, हम्म। क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं। अब जो लोग पहले 1947 में हिंदुस्तान में रहते थे, सडनली आपने बोला कल से ये जो है ये नया देश बन गया, हम्म। वो आपने उसको पाकिस्तान बना दिया, एक ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान। अब एक देश के बीच में एक हिस्सा इधर का एक हिस्सा उधर का, बिल्कुल ऊल जलूल सेटअप था। बट आपके एक प्रोसेस से उस दिन कितने लोग एक कमांड की वजह से, एक डिसीजन की वजह से, कितने लोगों का घर छूट गया, कितनों की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, क्या क्या चीजें हो गई। कोई उसको इवैल्यूएट करता है? गांधी नेहरू क्या इस बात को कभी इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आपकी वजह से लाखों लोगों की जान गई? और इस देश के लोगों को तब तक माफी नहीं है जब तक कि वो उसके बावजूद कांग्रेस को वोट दे रहे थे। सेम प्रोसेस कश्मीर में रिपीट हुआ। इतना बढ़िया खूबसूरत एरिया, रातों रात सब लोगों की प्रॉपर्टी छिन गई। तो आप तब तक सुरक्षित हो जब तक कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि कब किस स्थिति में कौन व्यक्ति हम्म। कैसा डायरेक्टिव ले आएगा जी। कोई नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। अभी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के अंदर जो है कुछ ब्लैक्स जो पॉलिटिशियन वो थे, उन्होंने वाइट्स की प्रॉपर्टी को ही वो कर दिया, उसकी राइट ही खत्म कर दी। हम्म। आपका खेत है, 500 बीघे का खेत है, आप खेती नहीं कर रहे, आज से आपका खेत आपका नहीं हुआ। सरकार आपका खेत एक्वायर कर लेती है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब आप सोचो आप कितनी मेहनत करके एक प्रॉपर्टी को बनाते हो, एंड सडनली बिकॉज ऑफ समथिंग कोई आपका सब कुछ छीन ले, तो आपको तो काम करना ही पड़ेगा ना। जी। सिक्योरिटी फीचर पे तो काम करना पड़ेगा ना। सिक्योरिटी बिल्कुल। कैसे आएगी? कौन हम्म। कौन से पैरामीटर्स हैं? भाई आप ये थोड़ी करोगे कि कल सुबह अच्छा ये वाली चीज हो गई, चलो मैं बॉडी बिल्डिंग शुरू कर देता हूँ, मैं वेट्स उठाता हूँ, मैं एक पहलवान के जैसा काम करूंगा। आप हर चीज को फिजिकली एड्रेस ही नहीं कर सकते। जी। कल को एक 6.5 फुट का नीग्रो सामने खड़ा हो जाए, आपके सामने चाकू खोले, तो आप क्या उससे जो है जूडो कराटे करेंगे? आप कहेंगे भैया ये पर्स है, ये मोबाइल है, ये ले लो, मुझे जाने दो। जी। जब वो चला जाएगा फिर आप भले ही हाय तौबा करिए, पुलिस को बोलिए, जो मर्जी करिए,
बट उस पेन पॉइंट के टाइम पर तो आपकी लाइफ सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, उसको बचाने के बारे में सोचेंगे ना। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद आप कहेंगे मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि कल को ये बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम ना आए। मैं हम्म। तो आज इस सिचुएशन में थी कि मैं अपने आप को बचा पाई, बट भविष्य में किसी के साथ ना हो। दैट इज वॉट इज हीलिंग ऑल अबाउट। अपने आप को मजबूत करना है, अपने जैसी सिचुएशन वाले लोगों को मजबूत करना है। इसलिए मैंने उस दिन आपको लास्ट टाइम बोला था कि वो एयरलिफ्ट जो अक्षय कुमार वाली मूवी है उसको जी। जरूर देखिए एक बार। जी। तो आपको पता चलेगा कि हमारी सबकी पावर क्या है। हमारी सबकी पावर एक दूसरे की आत्मिक शक्ति ही है। हम्म। आपकी सोल सीट मेरी सोल सीट से जिस सेकंड कनेक्ट होती है, इट स्टार्ट जनरेटिंग सिनर्जीज। हम्म। और जब वो किसी नेगेटिव प्रोसेस के तौर पे कनेक्ट होती है, वो पूरा हम्म। एनर्जी को डेसिपेट करना शुरू कर देती है। आप कुछ जी। मत करिए, एक पागल खाना जो है वहां पर जाइए और उस एरिया में वॉक करिए सिर्फ। आपको किसी से ना मिलना है ना बात करना है। आपको अपने आप इस एरिया में स्ट्रेस फील होगा, अपने आप हम्म। फील होगा। एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज परकोलेट होती है, तो हमारे मस्तिष्क से तरंगे निकलती हैं। हम्म। जी। अब ये तो मेरा प्रोसेस है ना कि मैं स्ट्रॉन्ग तरंगे निकाल रहा हूं जो कि लोगों को सुख शांति समृद्धि देंगी, या वीक तरंगे निकाल रहा हूं जो उनके पेन फियर सौरों को इंक्रीज करेंगी। हम्म। हम्म। तो जी। अपने मस्तिष्क के अंदर अपनी आत्मा को इतना आउटशाइन करना है कि सो दैट कि ये पूरा प्रोसेस बिकम्स डैम स्ट्रॉन्ग। कोई भी नेगेटिव व्यक्ति आए तो वो हम्म। अपने आप पॉजिटिव हो जाए, मुझे एफर्ट ही ना करना पड़े। हम्म। ये मंत्र चिकित्सा है। एंड इट रिक्वायर्स फिनोमिनल रिसोर्सेज। बट उतना पार्ट वो आराम से हंसते हंसते करके दिखा सकते हैं। हम्म। मैं मेरा बात समझा पाया? जी। हाँ। चलिए, तो फिर जो है कल क्लास नहीं करेंगे बिकॉज कल मुझे वो नारायण बलि के लिए जाना है। तो जी। आज तो कर सकते थे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर मंडे ट्यूसडे आप बोले थे शायद ऑफ है दस या कुछ। 9 10 और 11 नहीं हूँ मैं। 11 को हम्म। नाना जी की 13वीं है, और हम्म। 10 को मैं ट्रेन में हूँ। 10 जी। की सुबह कर सकते हैं क्लास, मेरी 12 बजे की ट्रेन है। तो अगर हमें 8:30 से 9:30 क्लास करनी है तो कर सकते हैं। जी। 10th को वी कैन डू क्लास, और फिर 12th से तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जी। सर आप मतलब नारायणगढ़ के लिए कहीं पे जाते हैं या मतलब कैसे कर। यहाँ मेरठ के 40-50 किलोमीटर दूर वो है, गंगा जी की धारा जाती है। जी। तो उसको ब्रिज घाट कहते हैं। हम्म। तो ब्रिज घाट जाता हूँ मैं। वहाँ पंडित जी और सामान वगैरह जो है वो सारा लेकर फिर हम करते हैं। और आप जो बोले मतलब गायत्री मंत्र जो आप बोले कि 12 साल किए थे वो जो तुलसी विजय वाला कि वो मतलब जो सब नॉर्मल जो मतलब। गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम हम्म। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यही वाला जी। करता था मैं। बीज मंत्र तो मुझे बहुत बाद में पता चले हैं। एक हम्म। दिन मैंने क्वेश्चन करा था गुरुजी से, तब मुझे पता चला कि गायत्री मंत्र का भी बीज मंत्र होता है। तो आपको पूरा मंत्र नहीं करना है, सिर्फ बीज मंत्र का ही ध्यान करते रहना है, तो वो उसमें हम्म। पूरा मंत्र जैसा इफेक्ट होता है। जी। अब 1.25 लाख बार गायत्री मंत्र करना है या 1.25 लाख बीज मंत्र करना, जी। 1:12, 1:24 का फर्क है। हाँ। अगर किसी एक चीज में 24 साल लगेंगे तो एक में 1 साल लगेगा, इतना फर्क है। हम्म। हम्म। 1 साल तो निकाला जा सकता है, 24 साल निकालने में डिफिकल्टी होती है। और वो लिखने पर तो ज्यादा भी होता है हाँ, जब। उसका इफेक्ट भी बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता हाँ। है। सो दैट वे।
जी। ठीक है जी। जी। चलिए फिर। नमस्ते।